नमस्कार, जय हिंद। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश साहकांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल R2C एकेडमी पर। तो आज हम फिर आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। यह इसका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का भी लिंक मिलेगा, तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो का पूरे लिंक मिल जाएंगे। जितने भी वीडियो प्रकाश के परावर्तन से बने हैं और क्लास 10th के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है उस सभी का भी लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसका सुझाव आप हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपके पास चला जाए। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम पार्ट 1 में जो देखे थे उसको एक बार में हम बता देते हैं क्या क्या हम पढ़े हुए थे। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़े हुए थे प्रकाश क्या है और प्रकाश के बारे में पढ़े हुए थे, और उसके बाद में पढ़े हुए थे रे के बारे में, यानी कि रे मतलब किरण किसे कहते हैं और किरण पुंज किसे कहते हैं। साथ ही किरण पुंज के प्रकार के बारे में पढ़े हुए थे, जैसे कि अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और उसके बाद में हम लोग पढ़े हुए थे समांतर किरण पुंज के बारे में। नेक्स्ट था प्रकाश के आधार पर वस्तु था, उसके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, प्रकाशमान, अप्रकाशमान। इतने टॉपिक होने के बाद में हम लोग क्लियर किए हुए थे प्रकाश की घटनाएं। तो प्रकाश की विभिन्न घटनाएं होती है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, दोष। इसमें हम परावर्तन के बारे में आज पढ़ने वाले थे। तो परावर्तन के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक भी क्लियर किए हुए थे। उसके बाद में हम लोग परावर्तन के यहाँ पे कुछ जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़े हुए थे। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार कौन कौन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के पद, द्वारक, ध्रुव। इस दर्पण के पद होते हैं, द्वारक होते हैं, ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, मतलब वक्ता केंद्र होते हैं, वक्ता त्रिज्या होती है, फोकस होता है, फोकस दूरी होता है, और उसके अलावा होता है आपको, उसके अलावा यही तक हम लोग यहीं तक किए हुए थे, ठीक है, फोकस दूरी तक हम लोग किए हुए थे। और आज हम लोग करने वाले हैं परावर्तन के नियम के बारे में। तो परावर्तन के जो नियम है वो दो होते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं उसको देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ने वाले प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको समझेंगे उससे पहले दूसरा नियम भी देख लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको हम बताए हुए थे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई से। परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, एंगल आर से। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। आपको हम बताए हुए थे पार्ट 1 वीडियो में, आप एक बार पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं अब थोड़ा नियम को समझते हैं, नियम क्या कहता है। देखिए, पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यही ना है आपतित किरण। देखिएगा यहाँ पे ये किरण आपतित किरण है ना, परावर्तित किरण ये वाला किरण है, और आपतन बिंदु आपको बताए हुए थे जो आपतित किरण जिस बिंदु पर आगे पड़ती है, परावर्तित किरण जिस बिंदु से निकलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो यही ना है वो बिंदु, और उस पर खींचा गया अभिलंब यही अभिलंब है। इसके बारे में बताए हुए थे, जिसे नॉर्मल बड़ी सूचित करते हैं। एक ही तल में देखिएगा, तीनों एक ही तल में है ना, ये भी यहाँ पे आके मिल रहा है और ये भी यहाँ पे आके मिल रहा है, और अभिलंब भी इसी बिंदु पे यानी कि इसी तल पे है। देखिए ये तीनों जो है इसी तल पे है ना, ये दर्पण के इस तल पे है, तो इसे ही तो परावर्तन का पहला नियम बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज ये जो है पॉइंट जो है आपका बोर्ड मॉडल पॉइंट है, ठीक है, ये आपका बोर्ड मॉडल पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम देखते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई जो होता है, देखिए ये वाला एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों नियम को आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों नियम एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस दोनों नियम को हमको फॉलो भी करना है आगे जाकर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। और अब देखेंगे थोड़ा गोलीय दर्पण और वक्ता केंद्र में संबंध देखेंगे, ठीक है, एक मिनट।
गोलीय दर्पण और वक्ता त्रिज्या, ठीक है, गोलीय दर्पण के वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, सॉरी हम कुछ और बोल दिए हैं क्योंकि हम ध्यान कहीं और था। गोलीय दर्पण के वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध नहीं है। वक्ता त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, छोटी आर या बड़ी आर से, और फोकस दूरी को छोटी एफ से डिनोट करते हैं। और फोकस को, केवल फोकस को डिनोट करना हो तो बड़ी एफ से डिनोट करते हैं फोकस को, और वक्ता त्रिज्या को छोटी आर या बड़ी आर से। लेकिन वक्ता केंद्र को डिनोट करना है तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। यहाँ तक क्लियर है। देखिए जो गोलीय दर्पण होता है उसमें जो वक्ता त्रिज्या होता है और फोकस होता है, उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो R इक्वल टू T2F होता है। अर्थात वक्ता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगुनी होती है। यानी कि जब वक्ता त्रिज्या जो होगा किसके बराबर होगा, दुगुना होगा किसके, फोकस दूरी की दुगुनी होगी। इस बात को आप याद रखिएगा, वक्ता त्रिज्या जो होगी फोकस दूरी की दुगुनी होगी। अर्थात अगर इस दो को मल्टीप्लाई में है और इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा ना, यहाँ से हट के यहाँ पे भागा में आ जाएगा। यानी कि फोकस दूरी जो होगा वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2 हो जाएगा। सर कहिएगा आप लोग कि सर आप तो बोल दिए, हम इस पर विश्वास कैसे करें, इसको प्रूफ करके बताइए। तो दोस्तों इसे प्रूफ करने के लिए हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। पहला क्या है, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा। तो इस वीडियो में हम स्पेशली आपको सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा हम सिद्ध करेंगे, और उत्तल दर्पण द्वारा हम आपको सिद्ध करेंगे। स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा भी स्पेशल वीडियो आएगा, उत्तल दर्पण द्वारा भी स्पेशल वीडियो आएगा। उस वीडियो का भी मतलब जो लिंक है प्लेलिस्ट में रहेगा, जो अभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें इसका लिंक रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम सिद्ध करेंगे दोनों को, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा आपको सिद्ध करके बता देते हैं किस प्रकार होता है। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा। सबसे पहले क्या करेंगे कि स्केल लेंगे और स्केल से एक लंबाई ले लेंगे अपने हिसाब से, जितना लंबाई लेने का मन है। तो चलिए हम 9 के करीब में ले लिए हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर देंगे, आपको हम बताए हुए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी, वक्ता केंद्र, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में समान दूरी पर, अभी पता है ना, जो आर होता है वो फोकस की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो चलिए हम फोकस कहीं ले लिए, तो देखिए उसके बाद में हम एक पोल लेंगे। अब पोल और सी और एफ का किस प्रकार हम ले लिए हैं कहीं भी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं पोल और वक्ता केंद्र की दूरी को आर से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ सी से लेकर पी तक की दूरी को आर से डिनोट करते हैं, छोटी आर कहिए या बड़ी आर, दोनों से डिनोट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, फोकस दूरी, यानी कि फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को छोटी एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आपको बताए हुए हैं पार्ट 1 में, सभी को याद रखिएगा सभी पॉइंट को। फोकस और पोल यानी कि ध्रुव की दूरी को छोटी एफ से डिनोट करते हैं, इसे फोकस दूरी कहा जाता है। तो अभी आपको हम बता रहे हैं जो त्रिज्या होता है, वक्ता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो देखिएगा फोकस दूरी कितनी है, यहाँ से 1 2 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से नापते हैं 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे है ना, यही बात है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम रूल को फॉलो कर रहे हैं ना कि वक्ता त्रिज्या जो है, और यहाँ पे जो रूल कह रहा है हमारी वक्ता त्रिज्या जो है पोल मतलब फोकस की क्या है, आधी होनी, मतलब फोकस की दुगुनी होनी चाहिए। तो फोकस की दुगुनी है ना वक्ता त्रिज्या, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं ध्रुव पर क्या बनाते हैं, दर्पण का निर्माण करते हैं ना। तो चलिए हम ध्रुव पर एक दर्पण का निर्माण करते हैं, अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम अवतल दर्पण का निर्माण कर लिए हैं। ये इसका कलई किया हुआ भाग है, ठीक है, जो ब्लू कलर का है वो कलई किया हुआ भाग है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, एक रे को गुजारेंगे इस पर। ये रहा एक आपतित किरण, और ये जो आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। तो कहाँ से गुजरेगी, आपको हम बताए हुए थे पार्ट 1 में, जाकर देखिएगा इस सभी को। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो फोकस से गुजरेगी। देखिए यहाँ पे फोकस से गुजर रही है, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको बीचों बीच अगर बांट देते हैं, आधा कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो चलिए इसको बीचों बीच पहले बांट देते हैं। इसे बीचों बीच बांट दिए ना, ये क्या हो गया, अब हमारा ए वाला पार्ट जो हो गया इसे हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, यानी कि अभिलंब बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, हम यहाँ पे इसका एंगल मानते हैं आई है। जब जानते हैं कि आपतित किरण से जो कोई कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आई के साथ डिनोट किया जाता है। तो देखिए इसे हम आई के साथ डिनोट कर दिए यहाँ पे, और जो
अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे आर से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आर के साथ इसे डिनोट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे आर के साथ डिनोट कर दिए ना, यहाँ तक क्लियर है। इसे आई और इसे आर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब रे का हम पहले दर्पण का नाम रखते हैं। तो हम दर्पण का जो नाम रखेंगे एम रखते हैं और एन रखते हैं। दर्पण का नाम क्या है, एम एन है। और इस रे का भी नाम रखते हैं। तो इस रे का नाम है ए और इसका नाम क्या है, ए बी। रे का नाम क्या है, ए बी। रे मतलब होता है किरण। इस किरण का नाम क्या रखे हैं हम, ए बी। इस किरण का नाम रखे और इस दर्पण का नाम एम एन रखे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां तक हमारी उम्मीद है। एक बार और समझा देते हैं, शुरू से समझिएगा। हम लोग पढ़े क्या है, जो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो देखिए यहाँ पे पोल और फोकस की दूरी को क्या, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे छोटी एफ से डिनोट करते हैं। पोल और वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे छोटी आर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और हम ये बात जान रहे हैं इस नियम से कि जो फोकस होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो चलिए ठीक है, वक्रता त्रिज्या यहाँ तक है, तो इसकी आधी हम फोकस ले लिए हैं और फोकस वक्रता त्रिज्या के हम आधी ले लिए है ना। यहाँ पे इसके हिसाब से हम कह सकते हैं ए वाला जो है इसके बराबर होता है, यानी कि पी एफ जो है सी एफ के बराबर होगा। ये बात अभी सिर्फ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पी एफ जो होगा यहाँ पे सी एफ के बराबर होगा। ये बगल के कुत्ता अगर आवाज कर रहा होगा तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा, उसे तो हम शांत नहीं कर सकते हैं, किसी और का कुत्ता है वो। तो चलिए अभी इसे हम सिद्ध करते हैं। अच्छा यहाँ तक अभी समझा है ना। इसके बाद देखिए ए एक रे लिए हैं हम, और ए रे जो है, ए बी रे जो है आपतित हो रही है एक बिंदु पर, जिस बिंदु का नाम बी है। ए बी रे कहिए या ए बी, ए एक रे है जो बी बिंदु पर आपतित हो रही है और वहां से टकराकर फोकस से गुजर रही है। यहाँ तक क्लियर है। और हम इसको बी मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मानते हैं। तो बी और सी क्या है, एक अभिलंब है। ये डॉट डॉट जो लाइन है क्या है, अभिलंब है। बी और सी एक अभिलंब है और जिससे आई और आर कोण बन रहा है, ठीक है। आई कोण जो बन रहा है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, और आर जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़े हुए हैं पार्ट 1 में। तो चलिए अब सिद्ध करते हैं इसे। अब इसको हम क्या करेंगे, माना कि, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, जो हम इतना बड़ा रचना किए हैं इस रचना को लिखते हैं। इस रचना को लिखते हैं किस प्रकार है, देखिए। माना कि एम एन एक छोटे द्वारा का अवतल दर्पण। देखिए एम एन एक अवतल दर्पण है ना, तो इसको मानते हैं छोटे द्वारा। द्वारा किसे कहते हैं, पढ़ाए हुए हैं। द्वारा किसे कहते हैं, पढ़ाए हुए। तो एम एन एक छोटे द्वारा का दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव, यानी कि ध्रुव क्या है, पी है। इसका ध्रुव यही ना है, पी। इसका ध्रुव पी है और इसका फोकस एफ है। यहाँ पे इसका फोकस है और इसका वक्रता त्रिज्या क्या है, सी है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए माना कि एम एन एक छोटे द्वारा का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है और फोकस एफ है तथा वक्रता केंद्र क्या है, सी है। हम जो काम किए उसी काम को तो यहाँ पे लिख रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जिससे ए बी किरण मुख्य अक्ष समांतर आपतित होकर फोकस एफ से गुजरती है। देखिए ये जो ए बी किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर यही ना है, मुख्य अक्ष आपको बताए हुए थे, ये वाला मुख्य अक्ष होता है ना, इसका समांतर नहीं है, एक किरण समांतर है और यहाँ आपतित होकर परावर्तित किससे हो रही है, तो फोकस से होकर गुजर रही है। देखिए फोकस से होकर गुजर रही है, इस बात को लिख दिए। अब लिखते क्या है, जिसका त्रिज्या सी बी, त्रिज्या सी बी दर्पण सतह के बिंदु बी पर अभिलंब है। इसका त्रिज्या सी बी यानी कि यहाँ से सी से लेकर ए बी तक की दूरी को, ए सी से लेकर ए बी की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या बोल रहे हैं। तो सर आप तो अभी पढ़ा है पी और सी की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। तो आपको हम बताते हैं सी बी त्रिज्या किस प्रकार है। तो आप लोगों को हम बताए हुए थे कि जो अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। सोचिए कोई भी खोखला गोला हो, उसका केंद्र क्या होगा, वक्रता त्रिज्या जो होगा एक ही बिंदु होगा। अब हम इसको माने वक्रता त्रिज्या या इसको माने या इसको माने या इसको माने, क्या सभी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं ना सी बी बराबर होगा पी एफ का। लेकिन उतना जानने की जरूरत नहीं, यहाँ पे त्रिज्या होगा कि नहीं होगा ये बताइए। जब गोला है, गोला का केंद्र ये है तो त्रिज्या हो जाएगा ना, बिल्कुल यही बात हम कहना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे बी बिंदु पर अभिलंब है, जो सीबी त्रिज्या जो है बी बिंदु पर क्या है, अभिलंब है। अभी आपको बताए हुए थे हम अभिलंब किसे कहते हैं। यहां तक क्लियर होगा आप सभी का। चलिए अब हम आगे की पार्ट को देखते हैं। इस फिगर है, सेम टू सेम फिगर, उसके आगे लिखना था इसलिए हम इसको पेज चेंज कर दिए हैं। आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उससे ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8102244874 आपका ऑफिस का नंबर है। इस नंबर से जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8102244874, ठीक है। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं।
उतना लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए परावर्तन का नियम हम लोग पढ़े हैं, अभी बताया है ना कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। देखिए यही ना एंगल आई है, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, इसके किसके बराबर, एंगल आर के बराबर होगा। तो देखिए एंगल आई को हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी कह सकते हैं, एंगल आई को हम एंगल ए बी सी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, अब हम एंगल आर को क्या कह सकते हैं, सी बी एफ कह सकते हैं, एंगल सी एफ के बराबर होगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए हैं। देखिए यहाँ पे आई जो है, आई को हम ए बी सी कह सकते हैं ना, एंगल ए बी सी। देखिए यहाँ पे हम ए बी सी माने हैं, और एंगल आर को क्या कह सकते हैं, सी बी एफ कह सकते हैं। तो एंगल आर को हम सी बी एफ यहाँ पे मान लिए हैं और इस इक्वेशन 1 मान लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि एंगल ए बी सी बराबर होगा बी सी एफ के। आखिर बराबर कैसे होगा सर, देखिए एकांतर कोण से क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब एकांतर कोण क्या होता है, तो देखिए जब दो समांतर रेखा होती है और उससे कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका जो कोण होता है, आमने सामने का कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो कोण होगा ये वाले कोण के बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं एकांतर कोण से किस प्रकार बराबर होगा। देखिए ए एक दूसरे के समांतर है ना, ए लाइन और ए लाइन एक दूसरे के समांतर है। चलिए ए लाइन एक दूसरे के समांतर है तो इसको प्रतिच्छेद कौन रेखा कर रही है, देखिए यही ना, सी बी इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका जो सी बी का एंगल जो बन रहा है ए बी सी बन रहा है। देखिए ए बी सी यही ना, ए बी सी बन रहा है, ए वाला बन रहा है, जो किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे एक एंगल बनेगा बी सी एफ के बराबर होगा। यहाँ पे एंगल आई ये भी हो जाएगा ना, उसको हम देखते हैं किस प्रकार बराबर होगा, एनिमेशन के द्वारा देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए एंगल आ जाएगा और बराबर हो जाएगा आई के, यानी कि ये वाला जो क्या बराबर हो जाएगा ना। अब ए बराबर हो गए इसके, तो हम यहाँ पे लिखे हैं एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा बी सी एफ, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे एंगल बी सी एफ के बराबर हो जाएगा, एंगल बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। यही बात तो हम लिखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम एक कर सकते हैं। किस प्रकार एक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ भी एंगल ए बी सी है। हम जानते हैं जिसका एल एल यानी कि लेफ्ट बराबर होता है, उसका राइट भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे दोनों को बराबर कर सकते हैं, सी बी एफ को बी सी एफ के बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं, समीकरण 1 और 2 से एंगल बी सी एफ को बराबर किए एंगल सी बी एफ के। यहाँ तक होने के बाद में हम फलस्वरूप देखेंगे क्या प्राप्त होता है। हम ये भी जानते हैं ना एंगल आई एंगल आर के बराबर है। तो सोचिए एक बार आप पढ़े हुए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण बराबर होता है। जब इसका ए कोण यानी कि बी सी एफ कोण और सी बी एफ कोण बराबर हो जाएगा तो इसका जो रेखा जो है बी एफ और सी एफ बराबर नहीं होगा। जी सर, देखिए बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जा रहा है। देखिए बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, इसका दो कोण बराबर है, दो रेखा बराबर हो जाएगी। जब दो कोण बराबर होगी तो दो रेखा भी बराबर हो जाएगी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। हो रहा है ना बाबू, यहाँ पे देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये समद्विबाहु त्रिभुज का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी सर, समद्विबाहु त्रिभुज का काम कर रहा है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अब इसी प्रकार तो बी एफ जो है, ये वाला रेखा जो है बी एफ, हम कलर चेंज करते हैं ना, कलर बोरिंग कलर है। ये जो बी एफ है ये बराबर हो जाएगा ना सी एफ के। क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं उसकी दो भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे बी एफ और सी एफ बराबर हो जाएगी, जिसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बीपी बहुत ही नजदीक हो तो आपको शुरू में ही बताया है एम एन एक छोटे द्वारा का दर्पण है। याद कीजिए, आपको बताया है ना एम एन एक छोटे द्वारा का दर्पण है। तो मान लीजिए जब एम एन नजदीक आ जाए तो बीपी बी एफ के बराबर नहीं हो जाएगा। ए वाला जो बीपी है, यहाँ पे देखिएगा ए जो बीपी है, ए बी और ए सॉरी पी और एफ है, पी और एफ जो है बी एफ के बराबर नहीं हो जाएगा। पी एफ बी एफ के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी दूरी जो है ए वाली जो दूरी है, ए वाली दूरी के बराबर कर दी जाए, अगर छोटे द्वारा का बराबर हो जाएगा नहीं लगभग में। तो चलिए हम मान लीजिए बी एफ क्या है, इक्वल है पी एफ के। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम अब इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका भी एल एल बराबर है, यानी कि लेफ्ट दोनों का बराबर है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, समीकरण 3 और 4 को जब किए हैं तो देखिए पी एफ, ये रहा पी एफ बराबर हो जाएगा किसके, सी एफ के।
तो ये सर PC2 क्या है, PC/2 क्या है? तो देखिए आप बताते हैं, CF है ना या PF है? देखिए यही ना PF है, यहाँ इस दूरी को PF बोलते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर ना, इस दूरी को PF बोलते हैं। तो देखिएगा हम कह सकते हैं इस दूरी को, यहाँ से P से लेकर C तक की दूरी जो है, P से लेकर C तक की दूरी से हम आधा कर दे, P से लेकर C की दूरी को हम जब आधा कर देंगे तो PF प्राप्त नहीं होगा हमको, तो ये इक्वल नहीं हो जाएगा इसके, तो वही तो बात यहाँ पे लिखे हैं। तो चलिए अब करते हैं, अब जानते हैं एक और बात। अच्छा, P और F की दूरी को हम क्या कहते हैं? छोटी f बोलते हैं, फोकस दूरी। तो चलिए हम इसके जगह पे छोटा f लिख सकते हैं। चलिए हम इसके जगह पे छोटा f लिख दिए हैं, इसके जगह पे क्या लिखे? छोटा f। अच्छा, और P और C की दूरी को बड़ा R कहते हैं या छोटा r कहते हैं? तो छोटा r इसके जगह पे हम लिख सकते हैं P/C के, P/C है, सॉरी PC/2 है, तो PC के जगह पे हम छोटा r लिख दिए हैं, और 2 था तो 2 कर दिए हैं। तो F बराबर R/2 नहीं हो जाएगा? F बराबर R/2 हो गया कि नहीं हो गया? और उसी को हम जब 2 को इधर भेज देंगे तो इधर भागा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो R बराबर 2F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लोग को सिद्ध क्या करना था? F बराबर R/2 या R बराबर 2F। तब यहाँ पे तो प्रूफ तो हो गया दोस्त, यही तो था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को प्रीवियस यानी कि पीछे करके देख लीजिएगा, कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसे एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ना है और फिगर को देखना है, एक जो बात लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है और फिगर को देखना, एकदम आसानी से आपको समझाया गया है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग तो यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। और आज हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण भी करेंगे अवतल दर्पण द्वारा। तो देखते हैं सबसे पहली बात है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बिंदुओं का वह समूह परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें काटती है या काटती हुई महसूस होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। अच्छा, इसको हम समझाएं किस प्रकार। अच्छा देखिए, बिंदुओं का वह समूह जो परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणों को काटती है, यानी कि जब परावर्तित किरणें अपवर्तित किरणें को काटती है, ठीक है। जब परावर्तित, ये मान लीजिए ये परावर्तित किरणें हैं, जब ये अपवर्तित किरणें हैं, ठीक है, एक दूसरे को जब काटेगी ना, काटे हुए बिंदु पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा या काटती हुई महसूस होगी ना, उसी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसे ही कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। जब आपतित किरण, याद रखिए, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को क्या करे? काटे। जब तक नहीं काटेगा जब तक निर्माण नहीं होगा। एक दूसरे को जहां मिले या काटे या काटती हुई महसूस होए, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार जो है 2 होते हैं। प्रतिबिंब के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि इमेजिनरी इमेज। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसे भी देखते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वह प्रतिबिंब जो वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से बने, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह मुख्य अक्ष के मुख्य वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। देखिएगा, वह प्रतिबिंब जो वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से बने, यानी कोई लाइन जो है वास्तव में वो लाइन जा रहा होगा, ठीक है, वास्तव में, यानी कि जो सही लाइन होगा, देखिए सही लाइन सब होता है, जो वास्तव में वो लाइन जा रहा होगा उस लाइन से बने, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक, सॉरी, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और यह वस्तु के, ठीक है, वस्तु के उल्टा, जैसे कि मान के सपोज कीजिए ये वस्तु का नट्टी है, ठीक है, नट्टी है तो ये उल्टा बनेगा हमेशा, इसका नट्टी क्या हो जाएगा? नीचा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब। वह प्रतिबिंब जो काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह मुख्य अक्ष के सापेक्ष 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 ठीक है, सापेक्ष क्या होता है? सीधा होता है। मुख्य अक्ष के सापेक्ष क्या होता है? सीधा होता है। यानी कि जो अब कल्पना करके बनाए प्रतिबिंब को, जो प्रतिबिंब को कल्पना करके बनाएंगे ना, वह प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होगी। उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अगर सीधा कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण भी क्या होगा? सीधा ही होगा, उल्टा नहीं होगा। चलिए अब आता है VVI पॉइंट, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी बोर्ड मॉडल पॉइंट है। देखिए आपको बहुत ऐसे पॉइंट है जिसको हम बोर्ड मॉडल नहीं बताए हैं, लेकिन इसमें जितने भी पॉइंट है सभी बोर्ड मॉडल हैं, यानी स्पेशल बोर्ड मॉडल है, ठीक है।
और इसको हमको क्लियर करना है। ये 4 किरण, सबसे पहले बात है किरण आरेख का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेड डायग्राम, यानी कि दर्पण के किरण आरेख के निम्नलिखित 4 नियम होते हैं। इस 4 नियम को मरते दम तक नहीं भूलना है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है, ठीक है। इसे आप रटना है, समझना है, जो कीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट कहता है पहले समझो, पहले क्या करो, समझो, फिर क्या करो, रटो। तो पहले हम समझेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, रटेंगे, ठीक है। तो इसको समझिए, उसके बाद में कैसे भी याद होना चाहिए। जब तक ये याद नहीं होगा, आपसे दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा बाबू, याद रखिएगा। आपसे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा जब तक आप किरण आरेख का नियम को याद नहीं रखिएगा, जब तक आपसे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट होता है किरण आरेख का नियम किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए। तो किरण आरेख के 4 नियम है, चारों नियम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर, चलिए पहले किरण आरेख के नियम को देख लेते हैं, ठीक है। और इसे आप पक्का याद कर लीजिएगा, हम आपको समझा देंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, याद करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इसे याद रखिएगा, हम इसका यूज करेंगे दर्पण के से प्रतिबिंब के निर्माण में, ठीक है। हम प्रतिबिंब के निर्माण में इसके यूज करेंगे, तो आपको हम बताएंगे, देखिए बाबू कि हम किरण आरेख के नियम का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको हम कहेंगे बाबू किरण आरेख का हम नियम का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोगों को हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग याद नहीं किए हुए हैं, तो आप लोगों को बाउंस मारेगा। चलिए शुरू करते हैं पहला नियम से। पहला नियम कहता है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण की फोकस से गुजरती है। देखिए पहला नियम क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से, किससे, अवतल दर्पण से फोकस से गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण से फोकस से गुजरती हुई या निकलती हुई महसूस होती है। यहां तक क्लियर है पॉइंट। चलिए अब इसको हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि हमको डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए सबसे बड़ी बात है आप लोग स्केल ले लीजिएगा। एक स्केल के माध्यम से एक रेखा को खींचेंगे, जितनी मन करे उतनी आप रेखा ले लेंगे। एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, बेहतर होगा कि आप साइड में कहीं इधर ले लीजिए, एक बिंदु ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में पार्ट 1 में आपको पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद में एक और बिंदु ले लेंगे, एक नाप से ले लेंगे कि हमको अंदाजा मिल सके। तो चलिए हम किसी पॉइंट पर लेते हैं, हम नाप कर लेंगे, तो हम लेते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। इसको लिए 2 पे, इसको लिए 5 पे, यानी कि यहाँ से हमको कितना सेंटीमीटर का गैप है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आपको हम बताए हुए हैं जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि जो पोल, ध्रुव और सेंटर की, मतलब वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, वो फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी की आधी होती है। तो हम फोकस दूरी की आधी, देखिए यही ना फोकस दूरी, देखिए यहाँ पे 3 लिए हैं तो यहाँ पर भी 3 लेंगे, 1 2 3 लेंगे, क्योंकि ये रेखा जो है इसके बराबर होती है। आपको हम बताए हुए हैं सिद्ध करके, अभी हम दिखाए भी है, और साथ ही साथ आपको ये भी हम बताए हैं कि P और C के बीच की दूरी को R कहते हैं और P और F की दूरी को छोटी f कहते हैं, यानी कि इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। जो फोकस दूरी होती है वो दुगुनी होती है किसकी, तो वक्रता त्रिज्या के, यानी कि हम कह सकते हैं 2 फोकस दूरी के मिलके एक वक्रता त्रिज्या बनती है, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता, देखिए पोल और फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, C और F के बीच की दूरी के बराबर होगी, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र की दूरी के बराबर होगी। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को हम बार बार नहीं समझाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इतना लाइन को, इसको हम बार बार नहीं समझाएंगे। दर्पण निर्माण में इसको समझना है, अभी क्लियर समझ लीजिए, हम 1-2 बार और समझाएंगे, उसके बाद में समझाना इसको बंद करेंगे। क्यों टाइम लॉस्ट होगा तो आपका टाइम जाएगा ना बाबू, ऐसे कहिएगा तो हम समझा देंगे, ठीक है। आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा सर आप पूरा समझाइएगा, मतलब किरण जो नियम निर्माण कीजिएगा उसमें सब हर एक पॉइंट को समझाइएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को समझाएंगे अब, क्योंकि इस पॉइंट को बार बार समझाना यानी कि टाइम को वेस्ट करना है। आपको एक बार समझा दे रहे हैं ना कि C और F के बीच की दूरी जो होती है P और F के बीच की दूरी के बराबर होती है। हम हमेशा बराबर दूरी पर 3 बिंदु ले लेंगे, उसके बाद में स्केल को साइड करते हैं, अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। ये रहा अवतल दर्पण, और जो ब्लू लाइन जो है ये इसका कलई किए हुआ भाग है। अब क्या कर रहा है, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, आपको बताए हुए थे मुख्य अक्ष के बारे में। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण करेंगे, ठीक है। एक प्रकाश की किरण निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, अवतल दर्पण में देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है
तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के द्वारा फोकस से गुजरती है। तो देखिए यहाँ से फोकस से गुजर रही है। जब मुख्य अक्ष के किनारे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो फोकस से गुजर रही है। यह है किरण आरेख का फर्स्ट लॉ। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, यहाँ पर सेम निर्माण करेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी और पोल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। तो हम जानते हैं अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभड़ा हुआ होता है। किस प्रकार के अवतल दर्पण के डिफिनेशन में बताएंगे हुए थे। और उभड़ा यानी कि उभड़ा हुआ होता है तो उससे उत्तल, उससे क्या हो जाएगा, उभड़ा हुआ हो जाएगा। उससे उत्तर, उत्तल ना होता दोस्त, उससे उत्तल और उससे उभड़ा हुआ। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बताते हैं। सर आप कह रहे हैं ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया है, लेकिन हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर परावर्तक सतह की तरफ दिए हैं, फोकस दूरी परावर्तक सतह की तरफ दिए, लेकिन यहाँ पे दर्पण के पीछे फोकस है और क्या है, वक्ता केंद्र है। तो आपको हम पार्ट 1 में बताए हुए थे बाबू कि एक खोखले गोले का हंस भाग होता है। जब खोखले गोले को हम बाहर से पेंट करेंगे तो क्या किसका निर्माण हो जाएगा बाबू, जब हम बाहर से पेंट करेंगे तो उत्तल दर्पण का निर्माण हो जाएगा, सॉरी अवतल दर्पण का निर्माण हो जाएगा। और उसी को जब हम अंदर से पेंट करेंगे तो किसका निर्माण करेगा, ये अवतल दर्पण का निर्माण करेगा। तो सोचिए इसका केंद्र कहाँ है, यही ना इसका केंद्र है। तो वक्ता केंद्र कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ ही ना होगा। उसी प्रकार यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे वक्ता केंद्र क्या हो जा रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब इसका परावर्तक सतह, ये वाला व्हाइट वाला भाग है ना परावर्तक सतह, इससे हम प्रकाश की किरण निकालेंगे। तो ये देखिए परावर्तन के बाद उधर भाग रही है किरण। हाँ सर उधर भाग रही थी, फोकस से तो नहीं गुजरी। हाँ फोकस नहीं गुजर रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, अवतल दर्पण में तो फोकस से गुजरी है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस से निकलती हुई महसूस होती है। देखिए यहाँ पे निकलती हुई महसूस होती है, यानी कि यहाँ से निकलती हुई महसूस हो रही है। देखिए यहाँ से लग रहा है कि ये जो लाइन जा रहा है फोकस से होकर गुजर रहा है। देखिए यहाँ पे लग रहा है फोकस से होकर गुजर रहा है लाइन। यही होता है किरण आरेख का फर्स्ट लॉ। आशा है कि यह आपको समझ में आ चुका होगा, फर्स्ट किरण आरेख का लॉ। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है किरण आरेख का लॉ। सेकंड है, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस पर आपतित हो या उत्तल दर्पण में फोकस पर आपतित होती हुई महसूस हो तो वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस पर आपतित हो या उत्तल दर्पण में फोकस पर आपतित होती हुई महसूस हो तो वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष समांतर आपतित होती है। तो यहां तक देखिए। अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, इसको हम समझाएंगे ग्राफ के माध्यम से, क्योंकि आसानी से समझ पाइएगा, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, एक स्केल लेंगे। ओहो स्केल नीचे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझ लीजिए। और एनिमेशन बनाने वक्त तो स्केल नीचे ही रह गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए ये रहा आपका अवतल दर्पण, इस प्रकार का निर्माण होता है। अब क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होती है, यानी कि यहाँ से निकलेगी या फोकस से ऐसे आएगी। ठीक है, यहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, इसी दोनों में से कहीं से निकलेगी। देखिए हम कहीं एक से निकालते हैं, फोकस से निकल रही है आपतित थोड़ी। जब कोई हम टॉर्च को फोकस से बाढ़ेंगे ना तो ये कहाँ से निकलेगी, उत्तल दर्पण में क्या हो, अच्छा अवतल दर्पण में फोकस पर आपतित हो। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस पर आपतित हो या उत्तल दर्पण में फोकस पर आपतित होती हुई महसूस हो तो वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोकस से निकलती हुई महसूस हो रही है, यानी फोकस से निकल रही है उत्तल दर्पण में, तो किसके समांतर आपतित होगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। हो गया, यही तो है प्रकाश का किरण आरेख का दूसरा नियम। नेक्स्ट देखते हैं, ये लेते हैं हम उत्तल दर्पण को। अब उत्तल दर्पण का तो निर्माण हम कर लिए, इस प्रकार का उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, एक किरण आई, कहाँ से निकलती हुई महसूस हो रही है सर, फोकस से निकलती हुई महसूस हो रही है। फोकस पर आपतित हो, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फोकस पर उत्तल दर्पण में फोकस पर आपतित होती हुई महसूस हो। देखिए लग रहा है ना फोकस में जा रही है, लग रहा है फोकस पे जा रही है, लेकिन फोकस पर ना जाके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो जा रही है। यही तो है किरण आरेख का दूसरा नियम। आशा है कि आपको किरण आरेख का दूसरा नियम भी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं किरण आरेख का तीसरा नियम। ये आसान नियम है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो तो वह मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाते हुए परावर्तित होती है।
जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो तो वह मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। देखिए किस प्रकार हम एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे, निर्माण कर लिए, निर्माण प्रक्रिया आपको बता चुके हैं किस प्रकार निर्माण करेंगे। इसको बराबर रखेंगे और इसको भी बराबर रखेंगे दूरी को, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर यहाँ पे आपतित होगी, इस बिंदु पर हम इसको चेंज करते हैं कलर को, यहाँ पे आपतित होगी, ठीक है। तो किस प्रकार बनेगी, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हुई तो यहाँ से निकल गई, बराबर कोण बनाते हुए निकली हुई, यानी कि यहाँ पे अगर एंगल आई है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल आई ही होगा, लेकिन हम इसको एंगल आई नहीं कहा, एंगल आर कहेंगे। और हम लोग जानते हैं एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना बात को यहाँ पे, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है हुए ध्रुव पर आगे मिले, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी तो वह मुख्य अक्ष के साथ, यही है ना मुख्य अक्ष, इस देखिए इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, ये वाला जो लाइन है, व्हाइट वाला जो लाइन है एकदम क्लियरली है, उसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाते हुए, देखिए यहाँ पे बराबर कोण नहीं है, ये भी इसके बराबर है कि नहीं है, बराबर कोण बनाते हुए तो निकल गई, इसे ही तो बोलते हैं प्रकाश के किरण आरेख का तीसरा नियम। अब उत्तल दर्पण द्वारा देख लेते हैं। देखिए एंगल आई एंगल आर, हम जानते हैं एंगल आई एंगल आर बराबर होता है ना। चलिए हम उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं, और देखिए ये रहा उत्तल दर्पण का निर्माण, हमारा प्रक्रिया संपन्न रहा। अब यहाँ से हम किरण आरेख का नियम निकालेंगे, किरण आरेख का नियम तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो, तो यहाँ पे ध्रुव पर आपतित हो रही है तो यहाँ से बराबर कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, बराबर कोण बनाते हुए परावर्तित भी हो गई। एंगल आई है एंगल आर है, हम लोग जानते हैं कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के परावर्तन के नियम से, यानी कि दोनों क्या है, बराबर कोण बना रही है यहाँ पे, यानी कि आपको किरण आरेख का तीसरा नियम भी समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद पड़ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अपना सुझाव कमेंट में दीजिएगा एक बार, ठीक है। आपका सुझाव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए अपना सुझाव हमको दीजिएगा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। चलिए, ओहो आगे से यहाँ पे एक ड्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको देखते हैं किस प्रकार है। उससे पहले हम नियम देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्ता केंद्र पर आपतित हो तो वह प्रकाश की किरण दोनों दर्पण में उसी पथ पर लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र पर आपतित हो तो वह प्रकाश की किरण दोनों दर्पण में उसी पथ पर लौट जाती है। पहला देखते हैं उत्तल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में क्या किए, एक किरण को निकाले हैं, किसकी आपतित हो रही है, देखिए यहाँ पे कहाँ से आपतित हो रही है, लग रहा है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपतित हो रही है, यहाँ से जा रही है, लेकिन इसी पथ पर वापस टकरा के आ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो रहा है, यानी कहीं रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, उसी लाइन पे वापस आ जा रही है। तो ये हो गया चौथा नियम। अब अवतल दर्पण में देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, यानी कि वक्ता केंद्र से गुजर रही है, तो वक्ता केंद्र से वापस भी तो आ रही है, देखिए यहाँ पे इधर से जा रही है और इधर से आ रही है, यानी कि उसी लाइन पे वापस आ जा रही है। ये प्रकाश का परावर्तन का किरण आरेख का चौथा नियम। आशा करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर दे क्या। प्रतिबिंब का निर्माण हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। जय हिंद।